स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे चैनल में। हम लोगों ने पहले हड़प्पा सभ्यता पढ़ी, तो हड़प्पा सभ्यता को हमने 3 पार्ट में पढ़ा था। हड़प्पा सभ्यता की सारी जानकारी हमने ले ली थी। तो उसके बाद आज का हमारा दूसरा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। आज हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे और वैदिक सभ्यता के बारे में सारी जानकारी लेंगे। और वैदिक सभ्यता में पहले हम आज पढ़ेंगे कि वैदिक सभ्यता के जो स्रोत है, वैदिक सभ्यता को जानने के जो स्रोत है वो पढ़ेंगे। और वैदिक सभ्यता के बारे में जैसे आपके 2 वीडियो हो जाएंगे वैदिक सभ्यता की, उसमें मैं आपको वैदिक सभ्यता पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। तो जो देखते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता के बाद की सभ्यता है वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ये क्या है, ये वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है वैदिक सभ्यता, इसको वैदिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त हुई है। वेद ही चार वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद है। वैदिक सभ्यता को वैदिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हमें इसकी जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। और दूसरी बात कि वेदों की रचना जो है वैदिक सभ्यता के टाइम में हुई, इसलिए सभ्यता को वैदिक सभ्यता हम कहते हैं। अब आगे देखते हैं हम कि वैदिक सभ्यता को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम 2 भागों में बांटते हैं, या फिर ऐसे देखते हैं 2 भागों में। एक हो गया ऋग्वेदिक सभ्यता और दूसरा हो गया उत्तर वैदिक सभ्यता। उत्तर वैदिक सभ्यता, तो आप लोग इधर देखें, ऋग्वेदिक सभ्यता है, उसका टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ये ऋग्वेदिक का टाइम पीरियड है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ वैदिक सभ्यता का दोनों 1500 से 600 ईसा पूर्व, और उसमें 2 भागों में विभाजन करने के बाद ऋग्वेदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और आगे हम देखते हैं उत्तर वैदिक सभ्यता, तो उत्तर वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड है 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व। ये क्या हो गया उत्तर वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड। ऋग्वेदिक सभ्यता को ऋग्वेदिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हमें इसकी जानकारी का स्रोत हमारी ऋग्वेद है। ऋग्वेदिक सभ्यता की जानकारी का स्रोत कौन सा है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद से हमें ऋग्वेदिक सभ्यता के बारे में पता चलता है। और बचे हुए जो 3 वेद बचते हैं जैसे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन तीनों वेदों से हमें उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी है। वेद जो शब्द है, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। हम वैदिक सभ्यता की सामाजिक स्थिति के बारे में, राजनीतिक स्थिति के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वैदिक सभ्यता के समय आर्य, ये आर्यों की वैदिक सभ्यता है। आर्यों की ये सभ्यता जो आर्यों की सभ्यता है, हम रामायण में, महाभारत में सुनते हैं कि आर्य मतलब स्त्रियां अपने जो पति होते हैं उनको आर्य शब्द से संबोधित करते हैं। तो कहते हैं कि आर्य जो है ये मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आर्य आए थे। और ये आर्य जो है अपने भारत में सप्त सेंधव नामक स्थान पर निवास करते थे। ये देखो हमने देख लिया ऋग्वेद का जो विभाजन है वैदिक सभ्यता का 2 भागों में किया गया है, ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक, और उनका टाइम पीरियड हमने देख लिया और उनकी जानकारी के स्रोत हमने देख लिए। अब आगे हम देखते हैं वेद, ये 4 वेद कौन कौन से हैं और इसमें हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। ये हमारे 4 वेद हैं। सबसे पहले है ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। मैं आपको बता दूं कि ऊपर वाले यानी शुरुआती जो 3 वेद हैं इनको त्रयी कहा जाता है। नीचे वाले अथर्ववेद को अगर छोड़ दिया जाए तो 3 वेदों का इनका जो जोड़ा है, इनका बंडल है, इनको त्रयी कहा जाता है। आपको याद रहेगा उम्मीद है। अब हम यजुर्वेद के बारे में देखते हैं। यजुर्वेद ये सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, यजुर्वेद। और ये भारतीय भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इसमें याद रखनी है वो हमें याद रखने वाली ये है कि ऋग्वेद में जो मंडल है उसमें बताया गया है, ऋग्वेद का 10वां मंडल सबसे इम्पोर्टेंट है। 10वां मंडल
ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है। पुरुष सूक्त में बताया गया है, ये मंडल कर दो इसको, पुरुष सूक्त। इसमें वर्ण विभाजन को समझाया गया है। मान लीजिए कि ब्रह्मा है और ब्रह्मा, ऋग्वेद में बताया गया है कि जो वर्ण विभाजन है वो इस प्रकार से हुआ है कि जो ब्रह्मा है उनके सिर से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, ब्राह्मणों की उत्पत्ति, और जो क्षत्रिय है उनकी उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों की भुजा, ब्रह्मा जी जो है उनकी भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। और जो जंगा है ब्रह्मा जी की, उनसे वैश्यों की उत्पत्ति हुई है। और जो पैर है उनके चरण, उनसे शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। आप लोगों को इनके बारे में पता होगा, हमारे जो वैदिक समाज है 4 वर्णों में विभाजित था और ये 4 वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्णों के कार्य थे, ब्राह्मण का कार्य था पूजा पाठ और अध्ययन करवाना। उसके अनुसार मतलब ये शिशु उत्पत्ति हुई है, इसका दर्शाना ही यही चाहते हैं। शिशु यानी माइंड से काम कर रहे हैं। पूजा पाठ वाला काम जो है ब्राह्मणों का है, ऊपर सबसे ऊपर सिर होता है, इसका मतलब समाज में सबसे ऊपर स्थिति ब्राह्मणों की है। वेद में ये बताया गया है कि समाज में सबसे ऊपर स्थिति ब्राह्मणों की, उसके बाद क्षत्रियों की। भुजा, सिर से जस्ट नीचे आने हैं कंधे यानी भुजा, और भुजाओं से जो उत्पत्ति हुई है वो क्षत्रियों की हुई है। और क्षत्रियों का काम भुजाओं वाला काम यानी युद्ध करना, युद्ध करने वाला काम इसका हो गया क्षत्रियों का। और वैश्य यानी क्षत्रियों से थोड़ा नीचे, और इनका काम हो गया व्यापार, व्यापार का काम ये हो गया वैश्यों का। और नीचे सबसे नीचे शूद्र, और शूद्रों का काम जो हो गया इन तीनों वर्गों की सेवा करने का। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा वर्ण विभाजन। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख हमने देख लिया। अब आगे बताती हूँ आपको कि ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल, इसमें गायत्री मंत्र का, गायत्री मंत्र हम सब लोग जानते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः वाला गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है। वही 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। सोम जो देवता है उनका उल्लेख 9वें मंडल में किया गया है ऋग्वेद में। ये अपना ऋग्वेद कंप्लीट होता है। यहाँ ऋग्वेद से हमें ऋग्वेदिक समाज की जानकारी मिलती है, यहाँ ऋग्वेद पूरा होता है। अब अगला हम देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में हमें कर्मकांड और यज्ञ से संबंधित, देखो ये यहाँ ये है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमें इससे यज्ञ बना हुआ ऐसे देखिए। मतलब यजुर्वेद से यज्ञों के बारे में जानकारी मिलती है। ये यज्ञों के विषय में जानकारी यजुर्वेद से हमें यज्ञों की यज्ञ अनुष्ठान की जो सारा क्रियाकर्म है इसमें हमें यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में कर्मकांड और यज्ञ वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। इसके बाद हम देखते हैं सामवेद। ये देखिए आप सामवेद तीसरा वेद है। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा हम सामवेद देखते हैं। तो साम का अर्थ गान से है, गान यानी गाना यानी म्यूजिक, ये अर्थ है इसका। तो मतलब एक भारत में भारतीय जो संगीत है उसका जन्म या जनक हम इसको कहेंगे, यजुर्वेद को कहेंगे। भारतीय यजुर्वेद सॉरी सामवेद, भारतीय संगीत का जनक कौन है? सामवेद है। साम का अर्थ गान से है। इसमें सारा जितना भी आपके म्यूजिक यानी कि संगीत जो है उसके बारे में सारी चीजें बताई गई है। आपका सारे गामा का पूरा इसमें है आपका सामवेद में। उसके बाद हम देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है इसको इसमें जादू टोना का उल्लेख, जादू टोने का उल्लेख। आज हमारे समाज में भी इसका प्रचलन कम हो गया। प्राचीन वैदिक कालीन सभ्यता में जादू टोने का उल्लेख अगर किसी में किया गया तो वो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? जादू टोने का उल्लेख है। अथर्व ये ऋषि का नाम है अथर्व का, उन्हीं के नाम से इस वेद का नाम अथर्ववेद रखा गया। और अथर्व शब्द का अर्थ है पवित्र जादू। इस शब्द का अर्थ है पवित्र जादू।
4 वेद कंप्लीट हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। और हम अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वैदिककालीन सभ्यता के बारे में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति और जो भी सारी चीजें हैं बाकी अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।